सेल्फ लव को ठीक से समझना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ लव के बारे में ढंग से जान के समझ कर इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे सेल्फ लव की सीरीज शुरू करने की सोची थी, जिसमें मैं सेल्फ लव के बारे में टुकड़े टुकड़ों में बताने वाली थी। पहला पार्ट था जिसमें सेल्फ लव क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए ये सिखाया था। सेकेंड पार्ट में मैं कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स एक्सप्लेन कर रही थी कि आप इस वक्त ऐसा बिहेव इस पर्सनालिटी टाइप के कारण कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया है मैंने। आज एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हल्के से जो दोनों वीडियो में डिस्कस किया था वो बताऊंगी, प्लस आगे के भी जो सीरीज बनाने वाली थी यानी डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स, उसको कैसे ठीक करते हैं, सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करते हैं, यानी एक वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो आप अगर पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो सही जगह आ गए हैं, एक ही वीडियो में सारे कुछ मिल जाएगा। और अगर डिटेल में जानना है उस पहले 2 वीडियो में क्या बताया तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जरूर देखिएगा। तो अभी मैं हल्के से बताती हूँ भाई सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता है जो आपकी डिजायर होती है, आपको वो मिलता है जो आप हो। तो अगर आप डिजायर कर रहे हो बहुत सक्सेसफुल होने की, आप डिजायर कर रहे हो एक लविंग रिलेशनशिप की, आप डिजायर कर रहे हो एक हेल्दी जीवन की, लेकिन आप खुद के साथ बहुत क्रिटिकल हो, आप खुद को यू आर वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप खुद को पसंद नहीं करते हो, हमेशा अपनी कमियां खामियां देखते हो, हमेशा आपको लगता है कि यू आर नॉट इनफ, तो आप शायद जरूरत है उसको चेंज करने की ताकि आपकी चीजें मैनिफेस्ट होके आ सके। लेकिन आप जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हो वो आप जान के नहीं कर रहे हो, वो आप इसके लिए कर रहे हो क्योंकि आपने बचपन में एक पर्टिकुलर तरीके का जीवन जिया है और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देखा है अपने पेरेंट और केयर गिवर से। इसके कारण आप इस वक्त ये बिहेवियर दिखाते हो दूसरों को या खुद के लिए भी। तो पहला था मैंने कि अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप। सेकंड वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि अगर आप किसी भी जगह कहते हैं ना फिट इन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप किसी भी जगह से भाग निकलते हो, अगर आप चाहते भी हो बॉन्ड करना लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ के उस रिश्ते से भाग आते हो, तो आप कहीं ना कहीं अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप से डील कर रहे हो, जिसमें कुछ चीजें बताई थी कि आप बचपन में अगर ऐसे केयर गिवर के साथ रहे हो या पेरेंट्स के साथ रहे हो जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे इमोशनली आपके साथ, यानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे, यानी रोटी कपड़ा मकान सब मिल रहा है आपको, लेकिन इमोशनल नीड्स के लिए आपको कभी भी उस पेरेंट्स के सामने आप इतने कंफर्टेबल नहीं थे कि आप खुल के क्या फील कर रहे हो वो बता पाओ। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स थे, यानी इतनी ज्यादा कंसर्न थे अपने बच्चों की वेलबीइंग को लेके, पूरे टाइम छींक और पुकार पे भी ध्यान देते थे, और बच्चा जब अपना रियल इमोशन दिखाता था तो एक बहुत इलैबोरेटेड सा रिस्पॉन्स देते थे। तो इसके कारण बच्चे डर जग गए और फिर खुल के बताना बंद कर दिया अपने पेरेंट्स को। और अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप के कुछ साइंस होते हैं जैसे इमोशनल रिप्रेशन, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाइपर इंडिपेंडेंस, कमिटमेंट फियर, यानी कमिटमेंट नहीं करना होता है। और ये सब जो है ये को ट्रिगर होता है किसी भी रिलेशनशिप में। आप जब जाते हो तो ये ट्रिगर हो जाता है जब आपको ये बोला जाता है कि यू आर नीडेड, जब आपको बहुत ज्यादा नीडेड फील होता है, क्योंकि आपने बचपन से कभी नीडेड फील किया नहीं क्योंकि पेरेंट्स अवॉइडेंट थे, आप थे एज अ फैमिली मेंबर, बट आपकी जरूरत कभी आपको बचपन में फील नहीं होने दी कि आप हो, आप बहुत ज्यादा नीडेड हो। या फिर ऐसे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स थे जो इतने ज्यादा नीडेड थे कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होता था क्योंकि आपकी हर चीख पुकार पे भी बहुत भरा रिस्पॉन्स मिलता था। तो अब अगर किसी रिलेशनशिप में आपको बहुत नीडेड फील कराया जाता है तो वो ट्रिगर कर देता है, और एज एन अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप आप फिर मौके ढूंढते हो उस रिलेशनशिप से बाहर आने के, दोस्ती तोड़ने के, जॉब छोड़ के भागने के, कोई भी ऐसे सिचुएशन में आप खुद को पाते हो जिससे आपका ये पर्सनालिटी टाइप ट्रिगर करता है और फिर आप बाहर निकलने के रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हो। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं पसंद आता, अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप या सिचुएशन आती है तो रादर देन एज अ मैच्योर पर्सन उसको
बात करने के, झेलने के या डिस्कस करने के, यू रन अवे, यू ट्राई टू रन अवे, आप फेस नहीं करना चाहते हो। या फिर अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है आपके सामने तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप चाहते भी हो उस इंसान की हेल्प करना बट आप हेल्प नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस स्ट्रॉन्ग इमोशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो बचपन से देखा ही नहीं, क्योंकि या तो पेरेंट्स दिखाते ही नहीं थे स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको, स्ट्रॉन्ग इमोशन या आप दिखाते थे तो आपको शट डाउन कर दिया जाता था, ये कह के रिजेक्ट करके कि व्हाट यूर फीलिंग इज नॉट राइट, इज नॉट करेक्ट, जो आप महसूस कर रहे हैं वो सही नहीं है। आउटराइट पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते थे या आपके इमोशन का मजाक बना दिया जाता था, हंस के निकल जाते थे लोग आपके पास, अरे बच्चा ऐसे ही, बच्चे लोग ऐसे ही सोचते हैं करके निकल जाता था। यानी आपके इमोशन की वैल्यू बचपन में आपको दिखाई नहीं गई, तो आपने कभी इमोशन को वैल्यू देना सीखा नहीं। या फिर आप अपने पेरेंट्स या हेलीकॉप्टर पेरेंट्स थे तो आपके हर एक इमोशन पे उनको परेशान होते और इलैबोरेटेड रिस्पॉन्स देते थे कि आप अपने इमोशन को सप्रेस करना सीख गए। आप जो अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप के थे वो अपने पेरेंट्स और केयर गिवर के साथ अपनी थोड़ी बहुत भी जो बॉन्डिंग थी उसको ना टूट जाए इसके लिए नाटक करके बैठते थे कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, आप बहुत नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको अगर ढंग से जानना है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगी अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप को सीखने के कि क्या है। अब मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप क्या है जो इंसान परेशान होता है, वो है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप। जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी टाइप होती है उन लोगों के लिए, बहुत एक्सट्रीम केसेस है जिसमें आप अपने पेरेंट्स से डरते थे बहुत ज्यादा। यानी वो जो पेरेंट्स था जिसका काम था, आपका पेरेंट या केयर गिवर जिसका काम था आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना, प्यार, सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना, उससे आप प्यार तो करते थे लेकिन बहुत ज्यादा डर भी था साथ में। ये जनरली देखा जाता है उन बच्चों के केस में जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सैल है, मारने पीटने यानी अब्यूजिव फैमिली रिलेशनशिप है, बहुत मार खाई बचपन में, पापा से डर लगता था क्योंकि पापा को कुछ पता चलेगा तो छड़ी लगना शुरू हो जाती थी। प्यार भी है लेकिन मार भी उतनी ही पड़ती थी। तो ये एक डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट क्रिएट हो गया जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये केयर गिवर या ये जो पेरेंट है इससे मैं करीब तो आना चाहता हूं, इससे मैं बॉन्ड तो करना चाहता हूं, लेकिन बॉन्ड के साथ साथ सजा भी मिलती है। और कुछ और एक्सट्रीम केसेस में जाते हैं कि अगर केयर गिवर है, इंडिया में या एशियन कंट्रीज में सिर्फ पेरेंट्स के साथ तो रहते नहीं, बहुत जॉइंट फैमिली होती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, तो कई बार बच्चे सब्जेक्ट हो जाते हैं सेक्सुअल अब्यूज की, और जनरली वो परिवार का ही कोई हिस्सा हो, या तो आपका केयर गिवर होगा या कोई जान पहचान का लोग होगा। तो कहीं ना कहीं आप बचपन में सीखते एक मिक्स्ड सिग्नल कि अगर अटेंशन चाहिए, अगर इमोशंस के साथ जुड़ेंगे तो सजा भी मिल सकती है, आपका अब्यूज भी हो सकता है, आपको डांट भी पड़ सकती है। देखिए ये जो अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, चाहे वो सिक्योर अटैचमेंट हो या डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट हो, ये एक स्पेक्ट्रम है, 100% ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आपके कुछ रेंज मैच करेंगे इस पर्सनालिटी टाइप से, कुछ रेंज मैच करेंगे उस पर्सनालिटी टाइप से, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ सिनेरियो। किसी के बहुत सारे रेंज मैच करेंगे इससे। तो डिपेंडिंग ऑन आप कैसी लाइफ जिए हो, आपने बचपन में अगर देखा है कि भाई प्यार के साथ साथ अब्यूज भी मिल रहा है उस घर में, तो आपने यही सीखा है कि भाई बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है ये लाइफ। यानी आपको हमेशा एक कहते हैं ना एगशेल पे चलना पड़ रहा था। अगर उस परिवार में बहुत लोग बहुत डरते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य से, नहीं उनसे बात नहीं करना, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, बट डर भी उतना ही ज्यादा है। तो अगर आप बचपन से ऐसे परिवार का माहौल रहे हो जहां बच्चों को डराया, धमकाया या अब्यूज का शिकार करना पड़ जाता है, तो बड़े होने के बाद
आपके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी टाइप क्रिएट हो जाती है, जिसके कुछ सिग्नल है। क्या है साइन जिससे आपको पता चलेगा कि आप डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी टाइप से डील कर रहे हैं? पहला तो ये है कि आप मिक्स्ड सिग्नल दोगे किसी भी रिलेशनशिप से, यानी आप किसी दिन बहुत क्लोज आ जाओगे रिलेशनशिप में, बहुत प्यार से बात करोगे, और कभी बिल्कुल दूर, जैसे कोई जानता नहीं। एक दिन प्यार, एक दिन नफरत। समझ में नहीं आएगा कि इंसान चाहता क्या है, प्यार करना चाहता है या दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो जो इंसान है वो इस वक्त अपने डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी टाइप से डील कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा करीब आने से शायद अब्यूज हुआ होगा उसका, किसी के साथ किसी पे ट्रस्ट किया होगा तो अब्यूज हुआ होगा। तो अब वो मिक्स्ड सिग्नल देता है किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे ही वो करीब आना चाहता है, क्योंकि वो आना चाहता है, लेकिन जैसे ही करीब आता है उसका वो पर्सनालिटी टाइप ट्रिगर हो जाता है बचपन के एक्सपीरियंसेस के कारण। दूसरा होता है एक्सट्रीम लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि बचपन में आपको ट्रस्ट ही नहीं था अपने पेरेंट्स या केयर गिवर से या उस पारिवारिक माहौल में, कि आप अगर अपने ट्रू इमोशंस दिखाओगे या आप अपनी ट्रू सेल्फ दिखाओगे तो आपको मार नहीं पड़ेगी। अगर आप ढंग से जाके बात करोगे तो आपको उस चीज की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या फिर आप विश्वास करके किसी के साथ फ्रेंडशिप किए, परिवार में ही कह रही हूं, अगर फिर किसी के साथ दोस्ती किए, किसी पे विश्वास करके ही उसके कहने पे कहीं चले गए और रूम में जाने के बाद अगर आपका अब्यूज हुआ, तो आपके अंदर ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है हर इंसान के लिए, क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर मैं किसी पे विश्वास करूंगा या करूंगी और उस पे विश्वास करके कहीं उसके कहे पे जाऊंगा तो वो मेरा फायदा उठाएगा, वो मेरे साथ कुछ गलत करेगा। और ये रिलेशनशिप पे भी आता है, भले वो इंसान अब आपका हस्बैंड हो या वो इंसान आपकी वाइफ हो, लेकिन आपके अंदर वो ट्रस्ट इशू अभी भी रहेगा, क्योंकि अब आपका वो ट्रस्ट इशू का वो ट्रिगर होता है, क्योंकि अब आपको क्लोज तो आना है उस रिलेशनशिप में, लेकिन जब भी आप क्लोज आते हो तो वो ट्रिगर कर देता है। तीसरा है सैबोटाजिंग रिलेशनशिप, आप जान के अपना रिश्ता खराब कर दोगे। सब कुछ अच्छा चलते रहेगा, सब कुछ अच्छा चलते रहेगा, पता नहीं क्या मन में आएगा आपको, आप कुछ ऐसी हरकतें कर दोगे कि आपका रिश्ता टूट जाएगा। या फिर चूजिंग अनस्टेबल पार्टनर, आप जान के सारे रेड फ्लैग्स को रिलेशनशिप में अनदेखा करके अनस्टेबल रिलेशनशिप को चुनते हो। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से बहुत ही अनस्टेबल माहौल में रहना सीखा है। हो सकता है कि आपके घर के एक पेरेंट बहुत ज्यादा एडिक्शन के कारण अनस्टेबल रिस्पॉन्स देते हो आपको, यानी अगर मान लीजिए घर में कोई एक फादर या मदर फिगर है जो एडिक्शन के शिकार है, शराब या ड्रग्स के शिकार है, और वो जब सोबर है तो बच्चे से बहुत कनेक्टेड है, बट अगर बहुत ज्यादा पी के टाइट है तो वो बच्चे को डांट रहे हैं, मार रहे हैं या बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं, है ही नहीं प्रेजेंट। तो एक घर का माहौल जो है बहुत अनस्टेबल माहौल रहता है, क्योंकि बच्चे को डर रहता है कि अब वो जो केयर गिवर घर आएगा दारू पी के, वो घर का माहौल क्या होगा। तो एक आपको एग शेल पे चलने की आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि बचपन से वही देखा है। तो बड़े होने के बाद क्या होता है, आप चुनते हो वैसे पार्टनर को जो आपको अनस्टेबल रखता है, जो आपको हमेशा एग शेल्स पे रखता है, जो आपको हमेशा ये बताता है कि प्यार करते के साथ साथ खतरा भी हो सकता है, रिस्क भी हो सकता है। तो ऐसे पार्टनर्स को चुनने में बहुत फेमिलियरिटी की फीलिंग होती है, वैसे रिलेशनशिप में आने में बहुत फेमिलियरिटी की फीलिंग होती है। वो जो ड्रामा क्रिएट होता है, वो जो रिस्क एसोसिएटेड होता है, आप अनकॉन्शियसली उन सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके वैसे रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हो जहां पे अनस्टेबिलिटी है। क्यों? वो आपको एक फेमिलियरिटी की फीलिंग देता है, क्योंकि बचपन में वही चीज आपके लिए नॉर्मल था। याद रख लीजिए, हर इंसान को पुरानी चीजें बड़ी पसंद आती है, नॉस्टैल्जिया हर इंसान को पसंद आता है। यही कारण है कि जब लोग माइग्रेशन करके दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनको अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि उनको बचपन की सारी बातें नई कंट्री में नई जगह पे आती है। यही कारण है कि औरतों को मायका इतना प्यारा होता है, क्योंकि जब वो एक नए सेटिंग में जाती है तो उसको पुरानी फेमिलियर चीजें, चाहे शायद वो मायके में हो तो बहुत ज्यादा खुश ना भी हो, लेकिन ससुराल जाते के साथ मायके के प्रति प्यार बढ़ जाता है। वैसे ही अगर आप बचपन में इस तरीके के डिसऑर्गेनाइज्ड परिवार के हिस्सा थे, जहां पे
बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम सजा दी जाती थी या अब्यूज़ का हिस्सा बनाया जाता था, या फिर अनस्टेबल माहौल था फादर या मदर की तरफ से, एक दिन बहुत गुस्सा, एक दिन बहुत प्यार, एक दिन बहुत थप्पड़, एक दिन बहुत मार, तो वही नॉर्मल लगने लगता है बच्चों को, वही लगता है ऐसे ही जिया जाता है। एंड देन बड़े होके वो चूज भी करते हैं वैसे ही रिलेशनशिप जहां पे उनके साथ हमेशा खतरा हो, रिस्क हो, स्टेबल रिलेशनशिप नहीं चूज करते हैं वो। और इसके कुछ ट्रिगर हैं, जैसे ही आपको क्लोजनेस फील होगी किसी भी रिलेशनशिप में, आपका ये डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी टाइप जो है, अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप ट्रिगर हो जाएगा। अब या तो आप क्या करोगे, आपका ट्रस्ट इशू खत्म हो जाएगा, यानी आप शक करना शुरू कर दोगे क्योंकि आपकी आदत है उस क्लोजनेस के साथ ट्रस्ट को लेके, या फिर आप सैबोटाज करना शुरू कर दोगे, यानी जान के अपनी रिलेशनशिप को खराब करना शुरू कर दोगे, या फिर आप लैक ऑफ बीइंग इन कंट्रोल, आपको बहुत पसंद नहीं आता है अगर चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर है, तो आप हमेशा रिलेशनशिप में कोशिश करोगे कि आप भारी हो, आप ऊपर हो, जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग लगेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि ये स्टेबल रिस्पॉन्स नहीं है किसी चीज। आपको हर एक शब्द में, आपको हर एक टॉपिक पे जीतना है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने बचपन से एक ऐसे परिवार का माहौल के हिस्सा बने हुए हो जिससे आपने यही देखा है कि अनस्टेबिलिटी होती है, तो मुझे अपने आप को लुकआउट ज्यादा करना है ना। और चौथा होता है, तीसरा होती है ट्रिगर जेलसी, यानी अगर आप अपने पार्टनर को किसी से बात करते भी देखोगे, किसी को, यानी किसी दूसरे सेक्स के लोग नहीं, यानी अपने परिवार में ही किसी दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते देखोगे, चाहे वो अपनी माँ को इंपॉर्टेंस दे रहा हो, या बहन को इंपॉर्टेंस दे रहा हो, या फिर अपने घर के कुत्ते को इंपॉर्टेंस दे रहा हो, तो आपकी जेलसी ट्रिगर हो जाती है उससे। और फिर आप जेलसी ट्रिगर होने के कारण क्या होती है, आप सैबोटाज करने लगोगे अपने रिलेशनशिप को, यानी यही हरकतें करना शुरू कर दोगे जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए। इन सारी बातों से बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त वो अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहा है। याद रख लीजिए, ये एक स्पेक्ट्रम है, जरूरी नहीं है कि हर कोई अब्यूज्ड रिलेशनशिप में ही था इसके कारण ऐसा बिहेवियर दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत डिफरेंट होता है। और याद रख लीजिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स पे ब्लेम करके सब चीज़ों को से छुट्टी पालो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कैसे बच्चों को पाला जाता है, किसी को नहीं पता है कि क्या सही तरीका है बच्चों को पालने का। तो गलतियां हर इंसान से होती है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी पर्सनालिटी टाइप थी अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप। चूंकि परिवार का माहौल ऐसा था जहाँ बच्चे सिर्फ थे, क्योंकि इतना बड़ा माहौल था परिवार का, बहुत बड़े परिवार के हिस्सा थे, जहाँ पे बच्चों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते थे। बच्चे हैं, उनको खाना दे दिया जाता था, घर में इतने नौकर चाकर थे कि पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बहुत कम समय के लिए बनता था। मैं जब अपनी बच्ची के साथ अपना रिलेशनशिप देखना शुरू की, अब चूंकि मेरी अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप थी, मुझे अपने पेरेंट या केयरगिवर से वो बॉन्ड या इमोशनल नीड नहीं पूरी हुई, और मैं किसी तरीके से उस कनेक्शन को लूज नहीं करना चाहती थी। इसके लिए हमेशा उनके सामने यही दिखाई कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ठीक है सब कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो वो थोड़ा सा भी टाइम मुझे दे रहे हैं, वो जो थोड़ा सा भी समय मेरे साथ बिता रहे हैं, वो मैं लूज करूं। तो क्या हुआ, जब मैं मेरी बेटी हुई तो मैं हेलीकॉप्टर मॉम बन गई। हर टाइम बच्चे के ऊपर देखना, ध्यान देना, उसकी सांस, उसको छींक भी आई तो मेरी रोना शुरू, उसको सर्दी भी लग गई तो मेरा रोना शुरू, विच इज नॉट नॉर्मल। मेरी बेटी के अंदर भी मैंने सेम पर्सनालिटी टाइप डेवलप करा दिया, जब तक मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था। मेरी बेटी को कुछ दर्द भी होता था, कुछ तकलीफ भी होती थी, तो वो आके मुझे नहीं बताती थी, क्योंकि उसको लगता था मम्मी बहुत इलैबोरेटेड रिस्पॉन्स देगी उसका, या मम्मी बहुत परेशान हो जाएगी। अगर मैं उससे पूछती भी थी स्कूल में क्या हुआ बताओ ना, स्कूल में क्या हुआ बताओ ना, जब वो छोटी थी, जब बहुत कम बोलती, एवरीथिंग इज ऑल राइट, वो कभी नहीं बताती थी स्कूल में क्या हुआ। और मैं एंग्शियस पेरेंट्स, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने अपनी पर्सनालिटी टाइप को सीखा, समझा, खुद को जाना, तो मैं एक सिक्योर
अटैचमेंट स्टैब्लिश करने लग गई अपने बेटी के साथ और देखा उसकी पर्सनालिटी में भी। लेकिन हर इंसान की इमोशनल नीड डिफरेंट होती है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 2 नंबर का चश्मा है और मुझे दिखता है और आपकी आंख 5 नंबर की खराब हो, आप मेरे पास आओ और बोलो कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा और मैं अपना 2 नंबर का चश्मा आपको लगा के दे दूं और बोलूं कि तुम पहनो उसको, दिखने लगेगा। आप लगाते हो और आपको दिखता नहीं है और फिर आप बोलते हो यार दिख नहीं रहा है, और मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं कि क्या बकवास आदमी है, मैंने तो 2 नंबर पे देख लिया, तुझे क्यों नहीं दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है। तो वो गलत होगा ना, क्योंकि आपके आंखों की नीड उस वक्त 5 नंबर की है, 2 नंबर की नहीं है। तो मेरे 2 नंबर का चश्मा आपके 5 नंबर की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकेगा। वैसे ही हम अपने रिलेशनशिप में भी करते हैं कि अरे मेरे परिवार में तो हमारे पेरेंट्स थप्पड़ मारते थे, जूते मारते थे, हम तो फिर भी तुम्हें बेटर रख रहे हैं। हो सकता है कि आप मुझे बेटर रख रहे हो जैसे आपके पेरेंट्स रखे थे, लेकिन मेरी नीड इस रिश्ते में थोड़ी ज्यादा है। अगर आपके पास कोई बहुत सेंसिटिव बच्चा है तो ये नहीं बोलिए कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, उसके सेंसिटिव चीज की नीड को पूरा करने की कोशिश कीजिए, नॉट कि उसको बोलिए तुम दूसरे के जैसा बनो, या आउटराइट रिजेक्ट कर दीजिए कि यार ऐसा नहीं होता, बाकी बच्चे तो ऐसे नहीं है ना। हम ये गलती करते हैं रिलेशनशिप में और फिर बच्चे बड़े होके सेम गलतियों को अपने बाकी रिलेशनशिप में रेप्लिकेट करते हैं। अब कुछ पॉजिटिव बात करती हूँ, जैसे सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है कि आपको ट्रस्ट है रिलेशनशिप में कि कोई आपके साथ विड्रॉ कोई बुरा नहीं करेगा। सिक्योर अटैचमेंट टाइप तब तैयार होता है जब आपके पेरेंट्स की एक नपी तुली रिस्पॉन्स पता थी कि यही मिलेगी, यानी आपको पता था कि अगर आप पेरेंट्स के साथ सामने जाओगे और किसी टॉपिक पे बात करोगे तो पेरेंट्स के पास समय होगा आपको देने के लिए, आपके इमोशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और आपको एक बहुत सही सजेशन मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। हो सकेगा कि कई बार इमोशन ऊपर और नीचे होंगे, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम पारिवारिक माहौल बहुत नॉर्मल सा रहेगा। याद रख लीजिए, फिर बोल रही हूँ, एक स्पेक्ट्रम है, हर चीज सेम नहीं होगी, किसी में कुछ, किसी में ज्यादा होगी। और कभी परिवार में आपने कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप भी देखा तो आपने पेरेंट्स को देखा कि कॉन्फ्लिक्ट को एक मैच्योर इंसान के जैसे बैठ के बात करके रिजॉल्व करते हुए, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके पेरेंट्स के साथ किसी सब्जेक्ट पे बचपन में हुआ तो भी आपके पेरेंट्स ने कभी भी डोमिनेट नहीं किया, नहीं बल्कि उस कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करने की कोशिश की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश की। हो सकता है कई बार ऊंची आवाज में बोल दिया हो सकता है कभी डांट भी पड़ गई हो, बट प्यार से संभाला भी आपको, है ना, एक बैलेंस बना के रखा आपको, लेकिन कभी भी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको किसी भी चीज का, और आपको आजादी थी उस रिलेशनशिप में इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करने की। आपके पेरेंट्स अट्यून थे आपके नीड्स को लेके, कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, आपका कभी मजाक नहीं बना, आपके इमोशंस की वैल्यू हुई उस रिश्ते में, और आपको पता था कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। आपके पेरेंट्स ने एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाई थी, दिस इज ऑल राइट, दिस इज नॉट राइट, और जब आप बाउंड्री क्रॉस करते थे तो आपको एक मेच्योर पर्सन के जैसे रिमाइंड कराया जाता था कि यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्री। अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप में पले बढ़े हो और आगे बढ़े हो तो आप देखोगे कि आप रिलेशनशिप में बहुत सिक्योरिटी फील करते हो, आप को ट्रस्ट इश्यू नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट अभी भी रिलेशनशिप में होगा, ऐसा नहीं कि सिक्योर अटैचमेंट के लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको पता है कि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग रिश्ता है तो उसको एक मैच्योर इंसान के जैसे सॉल्व कैसे करते हैं। आप माइंड रीडर नहीं बनते हो, आप एंग्शियस नहीं हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ने यही सिखाई है, केयर गिवर ने यही सिखाई है, आपके परिवार में यही सीख मिली कि अगर ज़रूरत होगी उसको कुछ मेरे से बात करने की तो मुझसे बात करने के लिए वो आएगा। वो माइंड रीड नहीं करते थे, वो एंग्शियस नहीं थे कि ये इस वक्त क्या सोच रहा है। जब भी आपको ज़रूरत हुई आपको पता था कि आपके पेरेंट्स हैं वहाँ आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए। आप कभी भी अकेला फील नहीं किए अपने पेरेंट्स के होते हुए।
तो ऐसे लोग जो होते हैं ये एक बहुत अमेजिंग सा रिश्ता क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्योर अटैचमेंट अगर आपने बचपन में नहीं देखा है तो आप अभी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो किया। अपने जो भी कमियां थी, जो एक्सपेक्ट्रम, इतना एक्सट्रीम एक्सपेक्ट्रम तो नहीं था लेकिन था थोड़ा एक्सपेक्ट्रम मेरे में भी, तो मैंने क्रिएट किया। आज आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जिस तरीके से आप सिक्योर अटैचमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए अपने से जो आप हर रोज करेंगे, क्योंकि हम सिक्योर अटैचमेंट तभी पूरा कर पाएंगे जब हम खुद के ऊपर रिलाई करना शुरू करेंगे। और ये सेल्फ लव का सबसे पहला पड़ाव है। आप अगर खुद से प्यार करोगे तो आप अपनी की हुई प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करोगे। आप खुद को बिट्रे नहीं करोगे। जिस तरीके से शायद अगर आप डिसऑर्गेनाइज्ड परिवार के हिस्सा थे तो आपके ट्रस्ट को बिट्रे किया गया, आपको एक्शल्स पे चलाया गया, आपको नहीं पता था कि परिवार का नेक्स्ट मूव क्या होगा, या बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखी आपने। तो इसके लिए एक प्रिडिक्टेबल सा रिस्पॉन्स आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना होगा। तो एक छोटी सी प्रॉमिस कीजिए, ज़्यादा बड़ी प्रॉमिस नहीं कीजिए कि पूरा ना कर सको। छोटी सी प्रॉमिस कीजिए कि मैं 5 मिनट तक ग्रैटिट्यूड दूंगी, है ना। छोटी सी प्रॉमिस कीजिए मैं 10 मिनट का मेडिटेशन करूंगी। छोटी सी प्रॉमिस कीजिए कि मैं हर दिन एक छोटा सा 10 मिनट का ही हेल्दी मील बना के खाऊंगी। छोटी सी प्रॉमिस खुद के लिए, और उसको हर दिन बिना तोड़े पूरा करने के लिए। कई बार होगा कि आप बीमार हो और आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, उस दिन की बात अलग है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस प्रॉमिस को पूरी करने की जब कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपका जो इनर चाइल्ड है आपके ऊपर रिलाई करना शुरू करेगा, क्योंकि आप प्रॉमिस पूरा कर रहे हो। धीरे धीरे आप सेल्फ रिलायंट बनना शुरू कर दोगे। सेकेंड है, एक ऐसी चीज़ कीजिए जिसके लिए आप पैशनेट हो, लेकिन उसका कुछ आउटकम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई ऐसी चीज कीजिए या करना शुरू कीजिए जिससे कोई कुछ उम्मीद नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि पेंटिंग करके बहुत बड़े पेंटर बनने हैं, या गाना गा के बहुत बड़ा सिंगर बनना है, या प्रोसेसेस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बनने हैं। एक ऐसी चीज कीजिए जो आपकी पैशन है, लेकिन बिना किसी आउटकम के उम्मीद के कि इससे कुछ मिलेगा। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग कीजिए। राइटिंग पसंद है, राइटिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि इसको राइट करके मैं बहुत बड़ा राइटर बन जाऊंगा, है ना। पसंद जो है थोड़ी देर के लिए जरूर कीजिए, दिन में एक बार, बिना किसी आउटकम के। और दिन में नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार कीजिए, लेकिन अपने पैशन को फॉलो कीजिए बिना किसी आउटकम के, उम्मीद के। और थर्ड है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यानी अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं खुद को लेके कि नहीं अप्लाई करते हो कहीं पे भी, डर लगता है कि अप्लाई से रिजेक्शन आएगा, और कंफर्टेबल लग रहा है नहीं अप्लाई करना क्योंकि रिजेक्शन के डर से अप्लाई करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो गेट आउट, अप्लाई एनीवेज। जिस चीज़ से लग रहा है, अगर लग रहा है कि बात करने से बात नहीं बनेगी, द गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बात करो एनीवेज। अगर आपको लग रहा है कि आप पास नहीं करोगे, गेट आउट, डू द एग्जाम एनीवेज। अपने कंफर्ट जोन से जब आप खुद को अलग करने की कोशिश करोगे तो आप अपने पर्सनालिटी में ही डिफरेंस देखने लगोगे। और फोर्थ में बोल रही हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए ठीक से। हम कई बार अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि सामने वाला समझ गया होगा। अपनी बातों को तोड़ तोड़ के एक्सप्रेस करना सीखिए। क्या फील कर रहे हो, एक्सप्रेस करना सीखिए। देखिएगा आप धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी में बहुत अमेजिंग सा चेंज लेके आ रहे हो। कुछ सेल्फ लव की बातें बताने वाली हूँ। हर दिन खुद को बोलिए, आई एम इनफ, आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ, मैं काफ़ी हूँ, आई एम इनफ। आइडेंटिफाई कीजिए कुछ ग्रज को जो किसी दूसरों के प्रति आपने पाल रखा है, उसको लेट गो कीजिए। छोटी छोटी स्मॉल फन एक्टिविटी कीजिए बिना किसी आउटकम के। और मिरर वर्क कीजिए, हर रोज़ मिरर में देखिए, खुद को प्यार कीजिए मिरर में देख के। ये हमारा जो इनर चाइल्ड है, जिस प्यार की तलाश कर रहा है, वो प्यार आप मिरर में दोगे तो इनर चाइल्ड तक पहुंचेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों में पर्सनालिटी को समझना। अपने पेरेंट्स, केयर गिवर या परिवार के सदस्य ने जिसने भी आपको वो
ट्रॉमा या वुंड दिया है उसको माफ़ कर देना, क्योंकि किसी को नहीं पता लाइफ कैसे जी जाती है। उसने शायद अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी से किया हो या अपने फियर से किया हो, क्योंकि इंसान के अंदर जो फियर होता है ना, वो उसको इतना स्वार्थी बना देता है कि बहुत हीनियस क्राइम कर बैठते हैं लोग। अगर दुनिया में फियर ना हो ना, तो इंसान क्राइम ही ना करे, तो दुनिया बहुत प्यारी हो जाए। लेकिन ये जो फियर है ना, इंसान को बहुत सेल्फिश बना देती है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि फियर के कारण सेल्फिश होते 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 फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ नॉट इनफ, फियर ऑफ मैं पीछे छूट रहा हूँ, फियर ऑफ कि कल को नहीं मिलेगा, फियर ऑफ कि मैं शायद बेटर पार्टनर नहीं ढूंढ सकता हूँ, फियर कि मेरी फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल नीड पूरे नहीं हो सकते हैं। इसके लिए जो बेचारे छोटे बच्चे होते हैं उनकी अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये फियर जो है ना, समाज में इतना क्राइम करा रहा है कि पूछे मत। तो अगर आप इस तरीके से सोचें कि जो इंसान ने आपके साथ बहुत गलत भी किया है, अगर मान लीजिए, तो भी आज आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फॉरगिव ना करें, मैं नहीं बोलती फॉरगिव करें, मैं नहीं बोलती फॉरगेट करें, लेकिन अगर इसको समझ ही जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक लेट गो करने की एबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। कि इंसान था, फियर से गवर्न होके, अपनी पर्सनालिटी टाइप से ट्रिगर होके इस तरीके की हरकत किया, मेरी बॉडी के साथ किया, मेरी आत्मा के साथ नहीं किया। और मेरी आत्मा में पावर है हील करने की। बॉडी तो हर 7 साल में बदल ही जाती है। मन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। बॉडी के साथ तो क्या है, बॉडी का हर एक सेल बदलना शुरू करता है। 7 साल पहले की बॉडी मेरी आज की बॉडी नहीं है, तो मैं हूँ ही नहीं जो 7 साल पहले थी, अगर फिजिकल बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई करूँगी तो स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट होइए, मन से कनेक्ट होइए, एंड होपफुली आपको ये लंबी सी पॉडकास्ट, ये लंबी सी वीडियो हेल्प करे अपने सेल्फ लव की जर्नी में। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। और इतना कुछ डिस्कस करती हूँ मैं इस चैनल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, माइंडसेट को लेके, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। तो क्यों ना इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं ना। तो जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक का बटन दबाओगे, तो बार बार मेरे चैनल की चीज़ें आपके YouTube के टाइमलाइन पे दिखेंगी। क्या पता मेरी कोई एक वीडियो आपकी करंट परेशानी का हल बन के निकल आए और आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू का काम करे। तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर ये बात हर कोई समझ लेगा ना, तो दुनिया एक बहुत प्यारी सी जगह बन जाएगी रहने के लिए। लोग माफ़ करना सीख जाएंगे, लोग दूसरों का दूसरा डायमेंशन जो बहुत ही पॉजिटिव है अट्रैक्ट करना सीख जाएंगे। और कुछ और पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जैसे डिसएसोसिएशन, जैसे हम जब अवॉइडेंट अटैचमेंट पर्सनालिटी टाइप से डील करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिसएसोसिएट होते हैं। तो डिसएसोसिएशन को कैसे डील किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाउ टू हील योर डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी टाइप, यानी आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, हमेशा कनेक्शन के साथ साथ खुद को अलग कर पा रहे हो, तो या कोई चीज़ कर रहे हो तो फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसको कैसे हील करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में सोल स्कूल की अमेजिंग सी फैमिली के हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।